2011 की जनगणना के मुताबिक देहरादून जिले की रानी पोखरी ग्राम पंचायत की आबादी लगभग 2700 थी। अब यहाँ लगभग 9000 लोग बसते हैं। कम बजट में सामुदायिक हितों के लिए संसाधन कहां से लाएं, यह चुनौती हमेशा बनी रहती है। पर इन सब दिक्कतों के बावजूद रानी पोखरी ग्रांट का नाम स्वच्छ, सुंदर एवं व्यवस्थित ग्राम पंचायतों में शामिल होता है। जम्मू कश्मीर के पंचायती राज विभाग ने रानी पोखरी को बेहतर ग्राम पंचायत मानते हुए अपने वीडियो में इसका जिक्र किया है। हाल ही में देहरादून जिले में 12 ग्राम पंचायतों को स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किया गया। इनमें रानी पोखरी और इससे सटी हुई बड़कोट ग्राम पंचायत भी शामिल है। हमने ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी, जिन्होंने नवंबर 2019 में कार्यभार संभाला था, से बात की और रानी पोखरी ग्राम पंचायत में नगर पालिका जैसी सुविधाओं की कहानी को जानने की कोशिश की। देखिएगा यह वीडियो। नमस्कार, डुगडुगी आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं रानी पोखरी में। मैंने रानी पोखरी जो ग्राम पंचायत है, इसके बारे में सुना है कि यहाँ पर विकास कार्यों की गति अन्य ग्राम पंचायतों की तुलना में थोड़ा सा आगे है। अभी आपको ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण का एक अवार्ड भी मिला है, जनपद स्तरीय पुरस्कार है। और हम मुलाकात कर रहे हैं ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी जी से। रतूड़ी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सम्मान है, इसके अलावा भी बहुत सम्मान आपको मिल चुके हैं, बहुत अवार्ड आपकी ग्राम पंचायत को मिल चुके हैं, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार, मैं सुधीर रतूड़ी, ग्राम प्रधान रानी पोखरी ग्रांट, विकासखंड डोईवाला, देहरादून से। अभी हमें कल जो है जनपद स्तरीय स्वच्छ ग्रामीण स्तर पर हम लोगों को 12 पंचायतों को जो मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा एक प्रशस्ति पत्र दिया गया था। इससे पहले 2022-23 में उत्तराखंड मुख्यमंत्री के द्वारा भी हमें सर्वोच्च स्वच्छता का पुरस्कार मिला है। और अभी वर्तमान में जून माह में झारखंड रांची में एक कार्यशाला, राष्ट्रीय कार्यशाला का संगोष्ठी हुई थी, जो अजीत प्रेम जी के द्वारा और भारत पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, जिसमें भारत पंचायती राज मंत्रालय के मुख्य सचिव सुनील कुमार जी भी थे और अन्य स्टेट से कुछ प्रतिनिधि थे, कुछ एनजीओ थे और पूर्व अधिकारी, ISPCS अधिकारी वहाँ पर उसमें राष्ट्रीय संगोष्ठी में थे। तो वहाँ पर पंचायतों के बारे में, पंचायतों का विकास, पंचायतों में क्या ज़रूरतें हैं, पंचायतें कैसी होनी चाहिए, उस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी थी। और लोगों को पंचायतों की से में जो सरकार की योजनाएं आ रही वो उन तक पहुँचे, इस बारे में उसमें राष्ट्रीय संगोष्ठी थी। तो वहाँ पर भी ये हम लोगों को मौका मिला अपने उत्तराखंड का मुझे प्रतिनिधित्व करने का। उसमें मैं एकमात्र उत्तराखंड से प्रधान था यहाँ पे। तो वहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें देखी है, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर और अपने में अमल में लाए हैं और कुछ अपने पंचायत के बारे में वहाँ पर बताया गया था, तो जिसकी काफ़ी सराहना भी हुई थी। 28 स्टेट से वहाँ पर लोग आए थे। इसी के साथ अभी जम्मू कश्मीर में लास्ट मंथ जम्मू कश्मीर में भी जो है जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा और भारत पंचायती राज मंत्रालय के सरकार के द्वारा बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था, जिसमें भी LG साहब वहाँ पर थे और भारत के मुख्य सचिव सुनील कुमार जी वहाँ पर भी थे और अन्य पूरे स्टेट से वहाँ पर लोग आए थे। और जम्मू कश्मीर के भी करीब वहाँ पर 2000 लोगों का प्रोग्राम था। तो वहाँ पर भी जो है 3.5 लाख पंचायत जो भारत के अंदर है, उसमें से 24 पंचायत चयनित हुई थी, जिसमें दूसरा नंबर हमारा था। तो वहाँ पर भी जो है हमारी पंचायत के कामों को दिखाया गया। और सबसे बड़ी गौरव की बात है कि जो जम्मू कश्मीर की जो पंचायत की अपनी वीडियो है, जिसमें वो थीम बताते हैं, तो उसमें रानी पोखरी पंचायत का पूरा दिखाया गया, रानी पोखरी पंचायत का कार्य दिखाए गए। और जब वहाँ पर हमारा पंचायत का नाम आया, तो वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि सरपंच थे, उन लोगों ने कहा कि हम इनकी पंचायत में गए थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत अच्छा स्वागत किया था। तो वहाँ पर गवर्नर साहब ने एक शब्द बोला था कि जब इन्होंने अच्छा किया तभी तो मंच पे बैठे हैं। तो ये बहुत बड़े सम्मान की बात थी। और इन सब सम्मानों के जो असली हकदार हैं यहाँ के मेरी स्थानीय जनता, मेरे बुजुर्ग, जिनके आशीर्वाद से मातृशक्ति, जिन लोगों ने मुझे इस लायक बनाया, और मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। सुधीर जी, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि कई तरह के सम्मान मिले हैं और जम्मू कश्मीर में जो उनकी जो वीडियो है उसमें भी इन्वॉल्व किया गया है रानी पोखरी ग्राम पंचायत को। 28 नवंबर 2019 को आपने कार्यभार संभाला जी। जब एक युवा एक जनप्रतिनिधि बनता है तो बहुत सारे ख्वाब होते हैं, बहुत सारी उनकी अपनी एक पहल करने की कोशिश वो करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं
एक क्रांति ले आऊं, तो कितना सफल हुए हैं आप अभी, क्योंकि आपका कार्यकाल 2024 में कंप्लीट होने वाला है, तो कितना सफल हुए? चुनौतियां तो होती हैं और ये तो बहुत पुरानी पंचायत है। मैं समझ से 1959 की से स्टार्ट पंचायत है शायद, जहाँ तक मेरा अंदाज है। तो पंचायत बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि पंचायत में जो जनगणना हुई थी 2011, उसके बाद जनगणना न होने के कारण बजट में बहुत दिक्कत है। अब लोगों को थोड़ा सा समझाने में दिक्कतें आती है कि पंचायत के बाद बहुत ज़्यादा बजट है। जो हमारा बजट होना चाहिए था वो था हमें 2700 की जनसंख्या के आधार पर हमें बजट मिल रहा है, जबकि वर्तमान में करीब 9000 की जनसंख्या रानी पोखरी की हो चुकी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, बहुत चुनौतियाँ थी। लोगों का बहुत सहयोग मिला। 2 साल हमारे कोविड में चले गए थे और कोविड में भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और गांव का कहावत है कि प्रथम नागरिक होने के नाते कोविड में भी मैंने लोगों की मदद से बहुत काम किए। और सबसे पहला पूरे उत्तराखंड में कोविड का जो ये फॉगिंग वगैरह और जो सैनिटाइजर है, ये सबसे पहले पंचायत रानी पोखरी से शुरू हुआ था, जिसको कि खुद विभाग ने भी माना है। और उसके बारे में फिर जब हम लोग कोविड में हमने बहुत लोगों की मदद की, क्वारंटीन सेंटर मैंने बनाए, 160 लोगों को मैंने यहाँ पर रखा और लोगों का सहयोग भी रहा और उनको बहुत अच्छा खाना की व्यवस्था करी। जब वो लोग 13 दिन क्वारंटीन होने के बाद घर जाने के लिए उनको बोलते थे तो वो कहते थे कि हमें कुछ दिन और यहाँ पर रख लें। हमें इतना अच्छा लगा आपके द्वारा और हमने खूब लोगों को उनकी अच्छी व्यवस्था करके यहाँ पर रखा था। उसी के बाद हमने पंचायत में बहुत सारी कुछ नई चीज़ें, क्योंकि पंचायत का फंड भी वही है, वित्त वही हैं, तो उनको कैसे समाज में लगाना है, जनहित में लगाना है, लोगों के काम में लगाना है, तो वो हमने नई प्रक्रियाएं करी। जो आज पंचायत रानी पोखरी को जो सरकार देख रही है, अधिकारी देख रहे हैं कि पंचायत है लेकिन सुविधाएं नगर निगम नगर पालिकाओं जैसी मिल रही है लोगों को। तो इस पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है। जब मैं प्रधान बना था तो मात्र 150 लाइटें, 136 लाइटें मेरे पास उपलब्ध लगी हुई थी जो पोल पे, जिसमें से 76 लाइटें खराब थी। आज करीब 750 लाइटें हम लगा चुके हैं। लोग सुबह आराम से घूमने निकल जाते हैं 4 बजे 3 बजे। सारे मुख्य मार्गों पर, मुख्य गलियों पर सब जगह लाइट लगी है। जगह जगह हमने वाटर कूलर, पेयजल की व्यवस्था करी है। स्कूल के बच्चे पानी की बोतल नहीं खरीद सकते, गरीब मजदूर पानी की बोतल नहीं खरीद सकते गर्मियों में, उनको पानी की जगह जगह मुख्य चौकों पे हम लोगों ने व्यवस्था की है। ऐसे ही हमने गली, साइन बोर्ड, इतनी बड़ी आबादी हो गई, इतना बड़ा गांव डेवलप हो गया, लोग बहुत आ रहे हैं बाहर से, बहुत प्लॉटिंग होगी, मकान बन रहे हैं, तो वहाँ पर लोगों को अपने आने जाने के रिश्तेदारों को जगह बताने के लिए बड़ी दिक्कतें होती थी। तो हमने प्रत्येक गलियों में हमने गली नंबर बोर्ड लगाया, जिसका लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहनीय बताया और बहुत दुआएं भी दी कि आपने ये बहुत बड़ा काम किया, जो वास्तव में हम लोगों के लिए बड़ी एक वो दिक्कत थी। महिला सशक्तिकरण पे मैं काफ़ी हम लोग काम कर रहे हैं और मेरे यहाँ करीब 40 समूह मेरे यहाँ इस समय है महिलाओं के, और देहरादून डिस्ट्रिक्ट में इस समय काफ़ी टॉप में हैं। उनके लिए हमने ग्रोथ सेंटर अपने जो हमारी पंचायत की जो हाट बाजार की ज़मीन में से उनके लिए ग्रोथ सेंटर की ज़मीन दी थी, जिसमें उनके सारे प्रोडक्ट यहाँ पर बिकते हैं और अन्य डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ पर आते हैं, तो उसमें उनको काफ़ी रोज़गार मिलता है। उनके लिए समय समय पे हम लोग यहाँ पर मेले वगैरह लगाते हैं ताकि उन लोगों के प्रोडक्ट वहाँ भी लगे, उनके स्टॉल लगे। इस पर हम लोग काम करते रहते हैं। तो उनके लिए हर समय हम लोग प्रयास करते हैं कि उनकी आय कैसे बढ़े। अभी अगला प्रोग्राम भी अभी हम लोग एक कंपनी के द्वारा, एक हमारी जो गवर्नमेंट संस्था है उसके द्वारा मैं लग रहा हूँ कि उनके लिए हम लोग एक छोटा सा प्लांट लगाया जाए। जो प्लांट का उद्देश्य मेन यह है कि हमने अपने गांव को प्लास्टिक मुक्त भी करना है और उसका सब्स्टिट्यूट भी रखना है। तो हम लोग जो पॉलीथीन छोटे छोटे बैग बनते हैं कपड़े के, उनका प्लांट लगाने के मैं उसमें प्रयास में लगा हुआ हूँ। तो उसके काम को लिए ताकि वो महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और गांव में दुकानदारों को हम लोग वो पॉलीथीन बैग उपलब्ध कराएंगे ताकि वो प्लास्टिक के बैग ना लेके आएँ, वो कपड़े के बैग में अपना लोगों को सामान देंगे। तो उससे पंचायत की इनकम, पंचायत के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, गाँव पॉलीथीन मुक्त भी होगा। तो ये इस पर मैं काम कर रहा हूँ, इस पर मैं जोर दे रहा हूँ। जैसा कि आपने अभी बताया कि 2700 की पॉपुलेशन में ग्राम पंचायत 2011 में, जी, अब 9000, लगभग 3 गुना होगी। 3 गुना। ये एक वित्तीय संकट तो आता ही है, बहुत बड़ा संकट है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आप अभी स्वच्छता का जो अभियान आप चला रहे हैं, आपने अभी अतिक्रमण से मुक्त करने की जो कोशिश की है, जो पहल की है, और भी बहुत तरह के कार्य आप करते हैं, तो क्या चैलेंजेस आते हैं और कितना सहयोग जनता से मिलता है? स्वच्छता में तो बहुत चैलेंज आए हैं और बहुत जनता ने काफ़ी इसमें सहयोग भी किया है।
अब हम लोगों ने थोड़ा इसमें ये हुआ था कि हम लोग घर घर से कूड़ा उठाते हैं। हमारे पास 2 वाहनें, तीन वाहनें हमारे घर घर जाती हैं और हफ्ते में हम लोग 4 दिन 3 दिन वाहनें घर घर पे भेजते हैं। कभी कभी दिक्कत आती है तो गाड़ियाँ भी पुरानी हो गई थी, तो अभी एक गाड़ी और लेके हमने 3 गाड़ी अब करी हैं। तो हम लोग गांव में घर घर से कूड़ा उठाते हैं, उसके हम लोग शुल्क भी लेते हैं। तो शुल्क लेने में बहुत दिक्कतें आई थी। बहुत से लोग अभी भी 10-20% लोग शुल्क नहीं देते हैं, हम लोग को समझाते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कतें उसमें बहुत ज़्यादा आती है स्वच्छता में। फॉगिंग और स्कूलों में तो मैं कई बार कर चुका हूँ, क्योंकि स्कूलों में बच्चों का रहता है मामला, तो वहाँ पर हम लोग लगातार फॉगिंग 10-15 दिन में करते ही रहते हैं। रोड हेड पर होने का कितना फायदा है आपकी ग्राम पंचायत को, क्योंकि ये ऋषिकेश और देहरादून रोड पर है, मेन रोड पर है। जी। और टूरिस्ट भी आता है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आवागमन करते हैं, तो कितना फायदा है उसका आपकी ग्राम पंचायत को? वास्तव में हमारा जो पंचायत है ऋषिकेश देहरादून मुख्य मार्ग, 4 धाम का मुख्य मार्ग पे लगी पंचायत है। तो फायदा भी है कि लोग, बाहर के लोग आते हैं पंचायत में, आज देखते हैं कि वाकई में पंचायत यहाँ पर है। कई लोगों ने रुके हैं, देखा भी है और हमारी पंचायत में आए भी हैं मिलने के लिए, पंचायत घर भी देखने आए हैं। लेकिन इसमें एक समस्या और भी थी। जब हम लोगों मैं जब यहाँ पर प्रधान बना था, तो एक समस्या सबसे बड़ी ये आ रही थी कि इस मुख्य मार्ग पे सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। उससे क्या है कि मार्केट के लोगों को भी दिक्कत हो रही थी। उसके बाद जो हमारे गांव की महिलाएं कहीं बाहर से आती थी, बस से उतरती थी, उनके लिए ये प्रॉब्लम थी। तो ये समझ के मैंने अभी 2 शौचालय मैंने मुख्य मार्ग पे बनाए हुए। 4 धाम के यहाँ पर मुख्य मार्ग है, आवागमन बहुत ज़्यादा है लोगों का। तो इस चीज़ के लिए मैंने ये यहाँ पर 2 सामुदायिक शौचालय मुख्य मार्ग पे बनाए, और एक सामुदायिक शौचालय और बना रहा हूँ मैं, जो मेन मार्केट के पास है। सुधीर जी, मैं आपको देख रहा था, अभी मैंने आपसे बात की तो आपने कहा कि ठीक है 10 बजे आ जाइए। तो मेरे को भी अचरज हुआ कि संडे को ग्राम पंचायत का दफ्तर में आप पहुंच रहे हैं। आपका जो रूटीन है, क्योंकि आपका मैं देख रहा हूँ कि पूरी गतिविधियां जनता के साथ जुड़ी हुई हैं, ग्राम पंचायत के साथ जुड़ी, तो जो रूटीन है सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन क्या है, इसको थोड़ा संक्षिप्त में जानना चाहिए। मैं सवेरे 8 बजे पंचायत घर पे उपलब्ध हो जाता हूँ, और 365 दिन हम ये पंचायत घर खोलते हैं। और कभी मैं अगर आउट स्टेशन भी रहा तो यहाँ पर तब भी पंचायत घर खुलते हैं, और रेगुलर यहाँ पर लोगों के काम किए जाते हैं। लोगों के कामों की जहाँ तक बात है, तो एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि लोगों को, हमारे यहाँ के लोगों को कोई भी ऑनलाइन काम कराना होता था, उसके लिए तो ऋषिकेश या डोईवाला जाना पड़ता था। अब सबसे पहले पंचायत घर में मैं बनते ही, मैंने जो प्रधान बनते ही सबसे पहले CSC मैंने यहाँ पर खोला है। और CSC भी देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर या उत्तराखंड के अंदर ये पहला CSC था जो मैंने खोला। आज 19 विभाग के ऑनलाइन काम सारे यहाँ पर होते हैं, लोगों को सबसे बड़ी सुविधा। अभी तक 17,000 आधार कार्ड लोगों के संशोधित करा चुका हूँ, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो आजकल अभी बंद हो रखा है। फिर उसके लिए भी मैं कल DM साहब से ये बात भी करी थी, तो उस पर जल्दी ही इसकी अनुमति मिलने वाली है। जो दिक्कतें लोगों को थी, और पंचायत में ही सुबह 8 बजे यहाँ पर बैठना, शाम को 7 बजे तक यहीं से पंचायत के काम, यहीं से मीटिंगों में जाना, या यहीं से गांव में लोगों की समस्याओं को देखना, और जनता को ये आभास नहीं होने देते कि प्रधान जी कहाँ मिलेंगे या क्या फ़ोन करना, कभी नहीं। उनको पता पंचायत घर पर प्रधान जी उपलब्ध मिलेंगे। ये तो बात हुई डेवलपमेंट की, विकास की बात आप कर रहे हैं, और बहुत सारे तरीके जो अभियान है उसकी बात हम कर रहे हैं। जो सरकार की जो योजनाएं हैं, आम व्यक्ति तक अक्सर ये सुनने को मिलता है कि योजनाओं की जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती, तो कैसे आप उसको आगे बढ़ाते हैं, कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं? हम लोगों ने अभी, मैंने सबसे बड़ा ये वास्तव में बड़ा वो है कि चुनौती है कि लोगों को सरकारी योजना को की जानकारी कैसे मिले। सबसे बड़ी बात है कि मैंने सिटीजन चार्टर पर काम करना शुरू कर दिया। सिटीजन चार्टर मैं बना रहा हूँ, जो बहुत जल्दी यहाँ पर लग जाएगा। बाकी मैं डेली ग्रुपों में हम लोग पूरे लोगों को यहाँ पर योजनाओं की जानकारियाँ मैं डेली देते रहते हैं। हम लोग बैनर लगा के बाहर बैनर भी लगाते हैं, और सब चीज़ का आप देखेंगे वहाँ पर कैसे आधार कार्ड बनता है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, आय प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या चाहिए, आयुष्मान के लिए क्या क्या चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पूरा लगा रखा है। और हमारा प्रयास रहता है कि जो योजना है वो अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचे। इस पर हम लोग कार्य करते हैं, और मैं इसकी जानकारी, अब मैं इसके लिए अपना ऐप बना रहे हैं पंचायत का, और पंचायत में उस ऐप के माध्यम से लोगों को उसमें जोड़ देंगे, ताकि वो कोई भी घर बैठे अपने इस किसी भी योजना की जानकारी घर बैठे भी ले सकता है, और उन तक वो जानकारी पहले ही पहुंच जाएगी। और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट
कर सकते हैं। क्या वो अपने मोबाइल्स पे घर बैठे ही क्या योजनाओं का फॉर्म या उसका रजिस्ट्रेशन अपने घर बैठे ही कर सकते हैं, ये ऐप में लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने जो है पंचायत में उत्तराखंड के अंदर ऐसी पहली पंचायत हो गई है जिसमें जो हमारा निजी आय है पंचायत की, जो अपने निजी आय है, मेरी पंचायत की अभी निजी है 30 लाख रुपए के लगभग है पर ईयर की, उसका जो पेमेंट है वो ऑनलाइन कर दिया है ताकि बिल्कुल पारदर्शिता बनी रहे। सारा पेमेंट ऑनलाइन कर दिया, सारी योजनाएं हमारी ऑनलाइन हो चुकी हैं। यहाँ तक कि मैं पंचायत में अपना जो 4 साल पहले जो फॉर्म हमने पंचायत का, मैंने प्रधान का फॉर्म भरा था, उसमें अपना जो बायोडाटा और जो अपने बारे में जो बताया गया था कि मेरी संपत्ति क्या है, वो संपत्ति आज आप मेरी ऑनलाइन अगले साल आपको उपलब्ध घर बैठे ही मिल जाएगी पंचायत में आपके मेरे ऐप के द्वारा। ये आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं और ये ऐप केवल पर्टिकुलर इसी पंचायत के लिए बनाया गया है, अपनी पंचायत के लिए बनाया। और ये ऐप जो है फिर हमारे निदेशालय पंचायत निदेशालय से जुड़ जाएगा और वहाँ से फिर ये पूरे भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय को, तो जो गवर्नमेंट की भी ये योजना है, भारत पंचायती राज मंत्रालय की ये चाहता है कि पूरी 3.5 लाख पंचायतें एक ही उस पर आ जाएं, ऐप के अंदर आ जाएं। तो ये तो बहुत अच्छी पहल है क्योंकि आपने डिजिटल से जोड़ दिया है। डिजिटल से हम जोड़ रहे हैं, डिजिटल आज की जरूरत है। और चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो आने वाली जो प्लानिंग है, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्योंकि पंचायत की जो आय है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन के हिसाब से आपको बजट नहीं मिल रहा है, तो जो आप डेवलपमेंट के जो कार्य कराते हैं, चाहे आप स्कूल में कोई कार्य करा रहे हैं या आप कोई सार्वजनिक कोई कार्य करा रहे हैं, तो उसके लिए जो फंडिंग होती है उसके लिए कहाँ से ये व्यवस्थाएं होती हैं, कहाँ से डेवलपमेंट के कार्य आप कराते हैं, उसके लिए क्या प्रयास है आपके? उसके लिए हम लोगों को कुछ जनता का सहयोग मिलता है। मैं कभी अपने लोगों को बोल देते हैं कि हम लोग यह प्रोग्राम कर रहे हैं, ये स्कूलों का है, तो उसमें उन लोगों का काफ़ी सहयोग मिल जाता है। अभी जो मैंने 2 टीचर 1 साल के लगाए थे, तो उसका जो है कुछ लोग अपना भी आगे आए थे कि भाई 1 महीने का एक टीचर का हम देंगे 1 लाख, तो उसका जो 12 महीने का जो उनका मतलब 24 जो पेमेंट हुई उनकी टोटल, एक आदमी की 12 महीने की, एक आदमी की 12 महीने की, तो वो पेमेंटें हम लोगों को मिल गई थी। उसमें से मैंने 9-10 पेमेंट अपनी जेब से दी थी, बाकी पेमेंटें मुझे लोगों के द्वारा स्वयं मिल गई थी। तो ऐसे ही अभी मैं पंचायत घर से पिछले साल की बात थी, मैं 11 बजे, ये मार्च का अप्रैल का महीना था, तो मैं बाहर निकला था, तो बगल में हमारे प्राइमरी स्कूल है, तो बच्चे बाहर धूप में खाना खा रहे थे, तो बड़ा गलानी सी हुई। तो फिर मैंने उसका सब्स्टिट्यूट देखा कैसे करा जाए, क्या करा जाए। तो शुक्रवार था, शनिवार को छुट्टी थी, इतवार का, तो जब सोमवार को बच्चे आए तो वहाँ पर टिन शेड लगा मिला उनको। तो ये भी मैंने अपने निजी स्तर से किया था। और एक मेरे दोस्त है, हमारी संस्था ऋषिकेश में है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ पहले से। कुछ तो उन्होंने बच्चों के जैसे स्कूलों में फर्नीचर है, मैंने 3-4 स्कूलों में फर्नीचर दिलाया, तो वो भी सब उन संस्थाओं के द्वारा, क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, तो कुछ उनके द्वारा हो जाता है, कुछ अपने स्तर से हम लोग करते रहते हैं। अभी हम बात कर रहे थे सुधीर रतूड़ी जी से। आप रानी पोखरी ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जनता के बीच में जाते हैं और ये देखते हो कि प्रॉब्लम क्या है, दिक्कतें क्या है, और वो दिक्कतों को दूर करने के लिए आप जनता का सहयोग लेते हैं। CSR फंड भी आप लोग लेते हैं सर? शेयर्स फंड मेरे को पहले 2 साल के लिए इंडस्इंड बैंक से मिला था, स्वच्छता के कूड़े की गाड़ियों के चलाने के लिए। अब उनका बंद हो चुका है, उनका 2 साल का एग्रीमेंट था हमारे साथ। अब हम लोग अपने स्तर से ही लोगों से यूजर चार्ज देते हैं। कुछ फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो फंडिंग उसमें ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें बहुत खर्चा है, जिसमें जो है कूड़ा गाड़ी चलाने में। ये तो हर पंचायतों में बंद हो चुका है, तो फिर भी मैंने इसको अपनी पंचायत में नहीं बंद करा, तो उसको चला रहे हैं। एक व्यक्तिगत सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जनता के लिए ही सुबह से लेकर शाम तक आप पंचायत, ये आपके आय का अपना स्रोत नहीं है, आपके आय के अपने व्यक्तिगत स्रोत क्या है? अब आए के तो जैसे छोटे मोटे काम अपने कभी प्रॉपर्टी के कर लेते थे। पहले मैं जॉब करता था, 4 धाम यात्रा में मैं कुछ रोटेशन इंचार्ज था, तो वहाँ पर मैं 30 साल जॉब करी। उसके बाद प्रधान बन गए थे, फिर कोविड लग गया था, यात्रा का काम नहीं चला। अब चलता है तो अब मैं जा नहीं पाता हूँ, मैं यहीं व्यस्त हो गया है। तो बाकी अपना चलता रहता है, लोगों के भगवान के आशीर्वाद से सब ठीक है, अब बढ़िया है, चल रहा है। सुधीर जी, आपने हमें समय दिया, आपने अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत।